ओए नहीं, ना ना ना, नेटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं कुछ भी नहीं, यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रशिया कहता है। मतलब आज रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को, बट ऐसा क्या हुआ कि दो कंट्री जो किसी टाइम पे एक पार्ट हुआ करती थी, किसी टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, आज वो दोनों लड़ने पे आ गई हैं। यूक्रेन में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो रशियन स्पीकिंग है, रशियन कल्चर को समझती है, बट ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको रशिया को इन्वेड करना पड़ गया यूक्रेन का। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के दौरान 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो बहुत सारी कंट्रीज को आज़ादी मिली थी, उनमें से एक था यूक्रेन। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। अगर आप रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर देखो, रशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के मामले में। अगर आप उसका वेस्टर्न बॉर्डर देखो तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो नेटो का पार्ट है। अबे नेटो क्या होता है? नेटो एक मिलिट्री पैक्ट है जो कोल्ड वॉर के दौरान ही बना था। इसका मतलब ये है कि इसमें 30 कंट्रीज हैं, और अगर इन 30 में से कोई एक कंट्री पर भी अटैक होता है तो बाकी 29 कंट्रीज भी उससे लड़ने आएंगी, जिसका मतलब है कि यूएस भी एक नेटो का पार्ट है, वो भी लड़ने आएगा, जिसका मतलब सीधा सीधा यूएस से पंगा ले रहे हो। तो वेस्टर्न बॉर्डर में काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जो नेटो का पार्ट है, मतलब कि वहाँ पर नेटो की आर्मीज खड़ी हैं। और अब शायद बेलारूस बचा और यूक्रेन ही था जहाँ पर जो नेटो का पार्ट नहीं थे, और इसीलिए वो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही थे। बट 2019 में ये सिनेरियो चेंज हुआ जब जेलेंस्की पावर में आए यूक्रेन में। उन्होंने ये दिखाया कि मैं नेटो की तरफ जाना चाहता हूँ, यूरोपियन यूनियन की तरफ जाता हूँ, मतलब मैं प्रो यूएस साइड अपनी पॉलिसी दिखाना चाहता हूँ, जिसका व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उसका बहुत अपोज किया कि मैं नहीं जाने देना चाहता यूक्रेन को कि वो नेटो में चला जाए। अब ऐसा क्यों? रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही रहता है यूक्रेन, और अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन गया तो वहाँ पर भी नेटो की आर्मी खड़ी हो जाएगी, और लगभग पूरा वेस्टर्न बॉर्डर वहाँ पर नेटो के ट्रूप्स की प्रेजेंस हो जाएगी, जो रशिया नहीं चाहेगा। और रशिया नहीं चाहेगा कि यूक्रेन उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाए। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ट्राई करा, यूक्रेन को भी बहुत पिच करा कि आप मत जाओ नेटो में, आप उनका पार्ट मत बनो। यूएस से भी आश्वासन देने की कोशिश करी कि आप उसको कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनाओगे, हमें ये एश्योरेंस चाहिए। बट यूएस ने मना तो करा ही करा, बट उनको सैंक्शंस का भी डर लगा दे कि आप पे और सैंक्शंस इम्पोज कर देंगे आपके बिहेवियर के कारण। तो ऐसा सब हुआ तो इन्होंने क्या करा, स्टेशन करने कर दिए, शुरू कर दिए रशिया ने। आपने देखा होगा कि अटैक से पहले स्टेशन हुए ट्रूप्स, और 24 फरवरी 2022 में उन्होंने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। अभी के लिए से स्टेटमेंट ये सामने आ रहे हैं कि पुतिन ने बोला है कि वो सिर्फ डीमिलिटराइजेशन करेंगे यूक्रेन का, जिसका मतलब है मैं कोई भी न्यूक्लियर वेपन, कोई भी आर्म, किसी भी तरह का हथियार मैं यूक्रेन में बचने ही नहीं दूंगा। आपने ये भी स्टेटमेंट सुनी होंगी कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं रशियन ट्रूप्स का नंबर 1 टारगेट हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब अगर पुतिन को यूक्रेन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना है तो उनको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो प्रो रशिया हो, बेलारूस की तरह। तो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर भी एक ऐसी गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दूँ जिसके कारण एक 64 किलोमीटर लेंथ, बिल्कुल ठीक बोली है, 64 किलोमीटर लॉन्ग आर्मी कॉन्वॉय कीव की तरफ बढ़ रहा है। आप सोच कर देखो, 64 किलोमीटर लंबी आर्मी जो सिर्फ कीव की तरफ जा रही है। इसीलिए अब इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक सिचुएशन बन गई है। अब ऐसा क्यों? कोल्ड वॉर के दौरान भी देखा गया था कि इंडिया चाहता था कि मैं किसी भी एक कंट्री की तरफ या एक ब्लॉक की तरफ टिल्ट ना हूँ, मैं नॉन अलाइंड हूँ, मैं दोनों का साथ चाहता हूँ। तो इसीलिए ही तो नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी कि हम ना पूरी तरह यूएस का पार्ट है ना पूरी तरह यूएसएसआर का पार्ट है, हम बैलेंस करके चलेंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे। बट आज सिचुएशन ट्रैजिक होती जा रही है क्योंकि रशिया पर वॉर क्राइम्स के एक्यूजेशन लग रहे हैं। वॉर क्राइम के एक्यूजेशन क्यों लग रहे हैं? ऐसा एक्यूज करा है यूक्रेन ने, और अब रशियन मीडिया भी, अब अमेरिकन मीडिया भी ये मान चुका है कि उन्होंने वैक्यूम बॉम्ब का यूज़ किया है। अब वैक्यूम बॉम्ब क्या होता है? वैक्यूम बॉम्ब का इम्पैक्ट लेना उसी के बराबर है कि आपने बर्निंग फ्यूल को इनहेल कर लिया है। ये मैं नहीं बोल रहा, 1993 की एक अमेरिकन एजेंसी की रिपोर्ट बोल रही है। तो अब इंडिया एक ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स का इतना सपोर्ट करती है, वो तो नहीं चाहेगी कि वो किसी ऐसी कंट्री को सपोर्ट करे जो ऐसे वॉर क्राइम्स करे। बट रशिया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है। ऐसा क्यों? लगभग 70% मिलिट्री इक्विपमेंट जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस यूज़ करती हैं वो रशियन ओरिजिन का है, जिसका मतलब है कि उसके स्पेयर पार्ट्स भी रशिया से ही आएंगे। और ट्रेड वाइज भी रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम रशिया के साथ अपने टाइज बिगाड़ें।
बट अब प्रॉब्लम क्यों, इतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? क्योंकि यूएस बहुत प्रेशर डाल रहा है कि नहीं, तुम यूएन के जो आने वाले सेशन है, यूनाइटेड नेशंस के जो आने वाले सेशंस हैं, उसमें तुम रशिया के अगेंस्ट वोट करो, जिससे यूएस पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहता है कि देखो इंडिया, जो रशिया का इतना इंपॉर्टेंट, इतना हिस्टोरिकल अलाय था, आज वो भी उनके खिलाफ खड़ा है। लेकिन इंडिया क्या है, मानेगा, क्योंकि उसको यूएस के साथ भी रिलेशंस बैलेंस करने हैं, रशिया के साथ भी रिलेशन बैलेंस कर लें, प्लस उसे ह्यूमन राइट्स का भी सपोर्ट दिखाने की, वो जस्ट बिकॉज रशिया उसका दोस्त है वो उसको इसी सपोर्ट नहीं करता, वो ह्यूमन राइट्स के साथ भी उनके साथ खड़ा है, डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ खड़ा है। क्या ये सब हो पाएगा? ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम सफरिंग्स की बात करें तो सफरिंग दोनों साइड से ही बहुत हो रही है। मिलिट्रीली बात करें तो यूक्रेन और रशिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, रशिया फार मिलिट्री सुपीरियर है यूक्रेन से, बट वहाँ पर परमिट कर दिया है यूक्रेन की गवर्नमेंट ने कि सिविलियंस हथियार उठा सकते हैं। अब सिविलियंस हथियार उठा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस दे रहे हैं रशिया को, जिस मामले में यूक्रेन की आर्मी अब तक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया। बट आज नहीं तो कल पूरी प्रेडिक्शन है कि कीव रशिया के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुके हैं बहुत सारे, अमेरिका की तरफ से तो ही, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और सबसे बड़ा सैंक्शन जिसे माना जाता है स्विफ्ट से बाहर कर दिया रशिया को। अब ये स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर है। वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे वर्ल्ड वाइड बैंक्स को ये मैसेज आता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है, कोई पर्टिकुलर मनी कहीं से गई है, कोई पर्टिकुलर मनी कहीं से आई है। लेकिन अगर रशिया को उससे बाहर निकाला जाता है तो मतलब कि एक बहुत बड़ा लूप होल आ जाएगा जब रशिया बाकी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी देखा जा चुका है, रशियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुके हैं, रूबल की वैल्यू बहुत डिप कर रही है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपनी मनी रशियन इकोनॉमी में, और हाइपर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसी सब के जवाब में जो रशिया के जो आम नागरिक है वो सड़कों पर आ चुके हैं कि अब हमें ये वॉर नहीं चाहिए, वॉर ख़त्म करो, हमें एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए। तो पुतिन पर तीनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, रशिया के खुद के लोग, यूक्रेन के लोग, और जो बाकी सारा वर्ल्ड है जो उनके खिलाफ खड़े। पर इस सब में एट द एंड क्वेश्चन ये उठ के आता है कि अचीव क्या होगा इस सबसे, जब एंड में जब देखेंगे वॉर खत्म हो गई है, सारी तरफ लोग मरे पड़े हैं, कुछ भी बचा नहीं रहा, बट एंड में इससे हासिल क्या होगा, ये सभी देखना बाकी है। और एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि जो सिविलियंस मरे हैं यूक्रेन में, जिन लोगों की मौत हुई, उनके साथ बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेस उनकी फैमिली के साथ। और इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच।